नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत उस वक्त की जब अधिकतर महिलाएं अपने करियर को, अपने सपने को बहुत पीछे छोड़ आती हैं। घर की जिम्मेदारी होती है जिस वजह से वो अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाती। लेकिन आज की हमारी मेहमान ने ना सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे साकार भी किया। वो कहते हैं ना, जो अगर आप पे हुनर है तो आपको मंच की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मंच आपको खुद ही खोज निकालता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कलाकार के साथ। तो चलिए आपको मिलाती हूँ हमारी आज की कलाकार से। हमारे साथ आज मौजूद हैं बबीता आनंद जी, जो एक अभिनेत्री है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इन्होंने 28 फिल्मों में काम किया है। 16 साल का इनका करियर रहा है। उस वक्त जिस वक्त इनकी शादी हो चुकी थी, उसके बाद इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। तो चलिए अब मैम से ही जानते हैं कि करियर की शुरुआत कैसे की, कितना मुश्किल था इनके लिए और कितनी आसानी से इन्होंने अपना सफ़र आगे बढ़ाया। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आप कौन हैं, कहाँ से आती हैं, किस तरह अपने करियर की शुरुआत करती हैं। मेरा नाम बबीता अनंत है और मैं देहरादून की ही मेरी पैदाइश है। उत्तराखंड से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी माता जी कुमाऊँ से बिलोंग करती हैं और मेरे पिताजी हिमाचल से। शादी मेरी गढ़वाली परिवार में हुई और मेरे परिवार में मेरे पति और मेरा एक बेटा है। और मेरी शुरुआत बहुत मज़ेदार रही है। हालांकि आसान तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर आपको उस करने की चाह है और साथ में जुनून है और आपको तो जो काम ही नहीं लगता, वो एक्चुअल में वो जीवन हो जाता है आपका, मतलब आप जीते हो उस चीज़ को। तो मेरी शुरुआत रंगमंच से हुई और एक्चुअल में तो मैं बेटे को लेके गई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हमारे कॉलोनी में एक सज्जन रहते थे, वो थिएटर से बिलोंग करते थे। उन्होंने मेरे बेटे के लिए कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटे को लेके जाना है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छा है थिएटर। और एक संयोगवश उस समय क्या था कि डीडी भारती में निर्मल पांडे जी, जो हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े कलाकार हैं, तो उनका एक सीरीज़ चल रहा था कि थिएटर में ज़रूर करना चाहिए, भले ही हम इसे करियर के रूप में करें ना करें। तो वो सब कुछ मिला जुला होता है ना, शायद समय कुछ ऐसा आ गया था। तो मैं बेटे को लेके गई और फिर उसके बाद मैं जुड़ गई। और मैं क्या जुड़ी, उसके बाद मैं उसकी सेक्रेटरी बन गई। फिर मैंने कुछ समय बाद जो है थिएटर से MA भी किया। तो इस तरीके से वहाँ ये जर्नी तो मेरी इस तरीके की रही है। जी बिल्कुल, मतलब ये कहते हैं कारवां से कारवां जुड़ता चला गया। बिल्कुल। मैम, आप अपने बेटे को लेके जाती हैं, आप थिएटर से जुड़ जाती हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी शादी हुई थी, बच्चा छोटा था। ऐसे में आपने कैसे सोचा कि मैं अब इस करियर को आगे बढ़ा सकती हूँ? आप मुंबई तक का सफ़र तय करती हैं। पहले मेरा अध्यापन फील्ड रहा है। मैंने काफ़ी स्कूलों में यहाँ पर पढ़ाया भी है। और उसके साथ फिर ये जैसे थिएटर, तो थिएटर से पहले क्लासिकल म्यूज़िक मैं सीखती थी और थोड़ा बहुत गाती भी थी। फिर थिएटर मिला और थिएटर ऐसा मिला जिसने वाकई मेरे जीवन को बहुत परिवर्तित किया। वहाँ उससे पहले जो भी मेहनत करती थी तो इतना मतलब लोग प्रोत्साहित करने वाले कम मिले जी। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड आया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने प्रोत्साहित किया और टीम वर्क। तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि ये तो फील्ड अच्छा है। और फिर धीरे धीरे हम उसको, वो तो जीवन ही हो गया और पता भी नहीं चला, स्वतः स्फूर्त मतलब मैं मुंबई तक भी पहुंच गई। मैंने 9-10 साल यहीं देहरादून में रहकर काम किया जी। तो मेरी शुरुआत इसी दूरदर्शन से हुई थी और डोटियाल करके एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम मेरे को मिला था जिसके डायलॉग बहुत फेमस हुए। उसके बाद मतलब मुझे पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा। मैंने थिएटर भी किया, गवर्नमेंट के एड्स भी किए, फिल्में तो मैंने यहीं रहकर 4-5 फिल्में बॉलीवुड की मैं यहीं कर चुकी थी, एड्स भी मैं कर चुकी थी। तो फिर 2 रियलिटी शो मैंने क्वालिफाई किए। तो इस तरीके से मेरा सफ़र मुंबई की तरफ मुड़ गया। मैं कह सकते हैं शुरुआत जो आपकी हुई शास्त्रीय संगीत से हुई है, जो आप यहाँ पे रहकर सीख रही थी। मैम, हमारे दर्शक 2 लाइनें सुनना चाहेंगे। एक राग तिलंग है, उस पर मैं 2-4 लाइन सुना देती हूँ। जो भी संगीत आपको ज़्यादा पसंद है। विपुल पुलक तन अतुल ललक मन, विपुल पुलक तन अतुल ललक मन, ध्यान सुरति सुख लीना,
ध्यान सुरति सुख लीना, मिलन कल्पना रस सागर में डूब रही मति दीना, डूब रही मति दीना। मैम इतनी मीठी आवाज़ है आपकी, आपने शास्त्रीय संगीत भी सीखा है और अभी आप जो वर्तमान में आपका करियर है वो आप मुंबई में रह के यहाँ पे अभिनय कर रही हैं। शास्त्रीय संगीत कितना पीछे छूट गया? नहीं, वो पीछे नहीं छूटा है। उसकी तो मैं कोशिश जब भी मुझे टाइम मिलता है, यहाँ तक कि मैं मुंबई भी गई तो मैंने वहाँ पे भी एक गुरुजी से सीखा मतलब, और मैं कोशिश तो करती हूँ, भले ही संगीत मेरा करियर में अभी नहीं है इतना, लेकिन वो मेरा अंदर है। संगीत तो मेरा पहला प्यार है, उसको मैं नहीं छोड़ सकती। जी, इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। और मैं कैसे भूल जाऊं कि दूरदर्शन से मेरी शुरुआत हुई, वो संगीत के माध्यम से ही मुझे वो डोटियाल मिला था। कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत ही आपका आधार रहा है कि आप अभिनय के क्षेत्र में पहुंची हैं। मैम आप देहरादून में रहती हैं, देहरादून से आप मुंबई तक का सफ़र तय करती हैं। वहाँ पर क्योंकि आपने यहाँ से जो फिल्में करी वो ठीक है, जो आप देहरादून में रह के आपको जो मौके मिले वो यहाँ रह के मिले। जब आप ये सोचती हैं कि अब मुझे मुंबई जाना है, उस वक्त आपके परिवार का रिएक्शन कैसे था? बहुत अच्छा ही रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जब देखा मुझे उत्तराखंड दूरदर्शन में, फिर नेशनल दूरदर्शन में, फिर कश्मीर दूरदर्शन में, फिर जो मैं प्ले करती थी, और सौभाग्यवश ऐसा भी रहा है कि मैंने कोई भी प्ले किया होगा, कोई भी कैरेक्टर किया, न्यूज़पेपर में कवरेज बहुत अच्छी मिली हमेशा, और जब वो देखते थे तो उन्हें बड़ी खुशी होती थी। फिर रियलिटी शो, मतलब वो एक टाइम भी ऐसा था कि मैं जिधर भी जा रही थी वो अपने आप ही वो रास्ता बन ही रहा था। हाँ, आपको सफलता मिलती जा रही थी, तो वो आपकी एक सीढ़ी दर सीढ़ी बनती चली गई। बिल्कुल। तो फिर जब मैंने उनको कहा, और मेरा बेटा इस बीच बनारस गया क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए, तो थोड़ी सी जिम्मेवारी शिफ्ट हुई, और तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा रास्ता तो वैसे भी बन रहा है मुंबई की तरफ, क्योंकि फिल्म एक बार ऐसा भी हुआ था, जो फिल्म यहाँ पर शूट हो रही थी उसका आधा शेड्यूल उन्होंने कहा शायद आप लोगों को मुंबई आना पड़ेगा, बाद में वो लोग यहीं आ गए, तो एक रास्ता तो बन ही रहा था ना। मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा हाँ एक बार ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, पर उस समय उनको भी ऐसा कंफर्म नहीं था कि मतलब मैं इतना सफल हो ही जाऊंगी। ये आपके साथ ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रहा कि आपके परिवार ने, आपके पति ने आपको सपोर्ट किया है, क्योंकि अक्सर महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है कि उनको परिवार का या इस तरह से साथ मिलता है, जिस वजह से वो अपना करियर को आगे नहीं बढ़ा पाती। ये आपके लिए बहुत अच्छा एक पल इसे कह सकते हैं हम, एक बहुत अच्छा समय आपके साथ रहा कि आपके पति ने आपको हमेशा सपोर्ट किया। यही एक वजह है कि आज आप इतने अच्छे मुकाम तक पहुँची हैं। मैम जब आप मुंबई पहुँची, उसका आपको पहला ब्रेक वहाँ पे जाके कौन सा मिला था? पहले तो जो फिल्म मैं यहाँ से करके ही गई थी, उनको बड़ा मतलब खुशी हुई कि वाह मैम आप तो सचमुच में आ गए मुंबई। तो उन्होंने कहा पहला ब्रेक हम देते हैं। अच्छा। हालांकि उन्होंने बुलाया मुझे और मेरा कोई ज़रूरी नहीं थी, लेकिन उससे पहले ही मुझे डीडी नेशनल का एक सीरियल मिला प्रकृति, जो बलराज साहनी प्रोडक्शन का था। आपने वहाँ पे जाके टीवी से शुरुआत करी? हाँ हाँ, पहला सीरियल वो मिला। अच्छा कैरेक्टर मिला मुझे। फिर मैं ये लव डे फिल्म के लिए गई, तो वो बोलने लगी हमने पहला, मैंने कहा नहीं अब तो दूसरा हो गया आपका, मैं पहला कर चुकी हूँ। और उससे पहले मैंने जी सिने स्टार जो रियलिटी शो था जी, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इस लिहाज से था कि राज कपूर स्टूडियो में और जी के प्लेटफॉर्म पे मैंने परिणीति चोपड़ा, सोनाली बेंद्रे और विक्टर उनके सामने परफॉर्म किया। और क्योंकि मैं उस आयु की थी तो उन्होंने मुझे मेरे से क्षमा नहीं सम्मान तो किया, लेकिन क्षमा प्रार्थना की कि हम आपको ले जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम युवाओं को प्रेफर कर रहे हैं, इसीलिए अब आप एज ए परफॉर्मर। मैं यहीं पे आपको थोड़ा रोकना चाहूँगी। कभी ऐसा लगा, जैसे मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि आपने अपने करियर की शुरुआत तब की है जब अक्सर लोग अपने इस वाले अभिनय वाले करियर से पीछे आ जाते हैं। आपको क्या कभी ऐसा लगा कि अगर मैं पहले ही इस करियर को चुन लेती तो मैं बहुत अच्छे मुकाम में होती? क्योंकि जो रोल आपको मिले होंगे वो आप भी जानते किस तरह के रोल आपने किए, वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगी। तो जैसे अभी आपने बात की, उन्होंने कहा कि क्षमा मांगे कि हम युवाओं को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो कभी वो टीस मन में रही? हाँ, उस समय तो ज़रूर ऐसा लगा कि शायद थोड़ा कम होते तो बहुत ऊपर तक पहुंचते, तो उससे क्या फ़ायदा होता कि सीखने का और कुछ मिल जाता। हाँ, ये बाकी मैं पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ आज से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, जो आज है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आपको मिलना है, जिस मुकाम तक आपको पहुँचना है, वहाँ तक तो आप पहुँच के ही रहेंगे, इस बात को आप भी मानती होंगी। उसके बाद जब आपको वो सीरियल मिला, उस सीरियल के बाद आपकी जर्नी जो फिल्म तक कैसे पहुँची? हाँ, लगातार मुंबई में तो
मतलब महासागर ही है वो तो, और अपनी इंडस्ट्री, वही मैं कह रही हूँ महासागर है। वहाँ पर आप कहते हो कि मतलब हमने जो मैम सुना है कि स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है आपको। अगर आपको एक पॉइंट में एक मूवी मिल भी जाती है या आप काम कर भी लेते हैं, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मुंबई में आए दिन कोई ना कोई आ ही रहा है जो एक्टिंग करना चाहता है, जो सिंगिंग करना चाहता है। तो ऐसे में कितना मुश्किल आपको लगता है कि वहाँ पर होता है, और स्ट्रगल कितना रहा? मुश्किल तो होता है जी, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का क्रीम आता है वहाँ पर, और अलग से भी लोग भी आते हैं खैर। और वाकई जैसा आपने बोला कि मैं जिस एज में हूँ, तो बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियाँ जो अभिनेत्री थी मतलब अपने टाइम की, तो वो उस एज तक वो भी तो माँ और सास इन सबके यहाँ इस तरह के कैरेक्टर करती हैं। तो है, चैलेंज तो है, लेकिन फिर भी सबकी अपनी एक जगह तो है। अगर आप कोशिश करते हो तो आपको मिलता तो है, लेकिन आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये था कि मैं 9-10 साल यहाँ काम करके गई थी, थिएटर से मैंने एमए किया, तो मेरा जो एक प्रोफाइल था, जब मैं जाकर इंट्रो देती थी और इस तरीके से मैं अपना बोलती थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा फिर मुझे 2-3 महीने तो थोड़ा ऐसे जाकर ज़्यादा ऐसे करना पड़ा। उसके बाद फिर खुद बुलाने लगे ऑडिशंस के लिए। तो अभी भी ऑडिशंस तो देने ही पड़ते हैं, डायरेक्ट काम तो बहुत कम मिलते हैं ऐसे। तो जैसे अभी आप ऑडिशन दे रही हैं, अभी आपके जो अभी के प्रोजेक्ट है, अभी किन किन प्रोजेक्ट में आप काम कर रही हैं? अभी मैं जो है बच्चा गैंग करके एक फिल्म है आशुतोष राणा के साथ, कुछ शूट हो गया है, कुछ थोड़ा सा बाकी है उसका। बाकी अभी कुछ पाइपलाइन पे चीज़ें हैं, वो तो जब तक ना हो जाए तो बोलना ही बेकार सही बात है। और जस्ट मेरी अभी बधाई दो फिल्म आई है, रिलीज हुई है, भूमि पेडनेकर के साथ, उसमें मेरा काम था। अभी तापसी पन्नू के साथ आएगी ब्लर, और ब्रह्मास्त्र आएगी, उसमें रणवीर कपूर, आलिया भट्ट हैं उनके साथ। तो अभी रणवीर सिंह के साथ मैंने एक ऐड किया है, अब देखते हैं। जी मैम, आपने मतलब बॉलीवुड के जो नामी चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरों के साथ आपने काम किया है। अक्सर कहा जाता है कि मतलब जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो छोटे आर्टिस्ट को थोड़ा ढंग से नहीं ट्रीट करते हैं, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं, जो सचमुच में आर्टिस्ट होते हैं, वो तो बहुत अच्छा आपको मतलब कोऑपरेट भी करते हैं और अच्छे से व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं, बस एक आपको भी एक डिसिप्लिन तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा ना उन प्रोटोकॉल के हिसाब से। अब बिल्कुल ही आपको भी तो सम्मान करना पड़ेगा ना उनका। बाकी वो बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं। मैम, कभी एक वक्त ऐसा आया हो जब आपको लगा हो कि नहीं मुश्किल है, अब शायद नहीं कर पाऊंगी? कोई ऐसा वक्त जब आपको लगा हो कि मैं टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो फील्ड है मेरी, ये हर दिन मुझे पता है कि इसकी ब्यूटी भी यही है कि आपको हर दिन तो नए नए लोगों के साथ काम करना पड़ता है, नए चैलेंज आपके सामने आएंगे। नए चैलेंज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुख कब होता है कि जब कम काबिल वाले लोग लगता है कि वो किसी दूसरे तरीके से पहुंच गए हैं, हाँ। तो ज़रूर कभी कभी ये तो लगता है। बाकी ऐसा नहीं है, मतलब संघर्ष तो है इस फील्ड में, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष है, क्योंकि आप हर प्रोजेक्ट के बाद आप ज़ीरो तो हो जाते हो जी। आपको ढूंढना तो पड़ता ही है। मतलब कम से कम हजारों ऑडिशन मैं देती हूँ, उसके बाद मतलब जाके काम मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज़ है, सौभाग्यशाली हूँ कि ऑडिशन के लिए बुला तो रहे, मतलब जब से कोविड हुआ तब से तो चलो ऑनलाइन हो रहा है, पहले तो हम जाते थे, तो कम से कम ऑडिशन, पहला एक लोगों को ऑडिशन भी नहीं मिलता है, ये भी है, तो काम तो ऑडिशन से ही मिलता है। और अच्छा है, मतलब आसान नहीं है, और शायद आसान काम के लिए हम बने भी नहीं। मैम देखो, हमारे जो युवा हैं या जो लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं, वो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे। तो ऑडिशन में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना होता है? तब किस तरह से आप ऑडिशन देने चाह रहे हैं, तो क्या आपको ध्यान रखना होता है? क्या टेक्निकल चीज़ें देखी जाती है? आप साझा करें। हाँ, ऑडिशन में सबसे पहला तो होता है आपका लुक देखते हैं जी, कि आप, उन्होंने जो डायरेक्टर या राइटर ने जो सोचा है, आप फिजिकली उस पर फिट बैठ रहे हो नहीं है। फिर आपका कॉस्ट्यूम भी उसके साथ मैच हो रहा नहीं हो रहा, जो कैरेक्टर आपको दिया है। उसके बाद एक्टिंग तो देखेंगे ही, डायलॉग डिलीवरी वो सब तो देखेंगे ही ना, कि आपका वो फेशियल एक्सप्रेशन वैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। क्योंकि क्या है, बड़ा महंगा मीडियम है एक्चुअल में, शायद ऑडिशन इसीलिए भी रखा जाता है कि बार बार रीटेक्स ना हो। तो ये है। आप जो युवा है हमारे, या जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरह से तैयारी करें? क्योंकि देखिए, आपने थिएटर किया है, आजकल थिएटर करने के बाद जो एक्टिंग में जाते हैं वो थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे थिएटर नहीं, वो सीधे चाहते हैं कि हम बड़े पर्दे में आए। तो ऐसे लोगों को जो जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस क्षेत्र में, आप उन्हें क्या कहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि जैसे डॉक्टर की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, तो ये भी, इस फील्ड को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तो जाओ, मुंबई तो सबकी है, ये फील्ड भी सबका है, लेकिन आप ट्रेंड होकर जाओ। आप चाहे थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ो, चाहे आप एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, लेकिन बिना सीखे फ़ायदा नहीं है। आप कुछ दिन आपको मिलेगा ज़रूर,
लेकिन आपको अगर लंबा चलना है तो आपको सीख के ही जाना पड़ेगा, तो आपका शोषण भी नहीं होगा। एक सबसे बड़ी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप बिना सीखे आप पहुँच जाते हो और शॉर्टकट चाहते हो तो ज़रूर आपका शोषण के एक चांस बन जाते हैं। जी बिल्कुल, ये मैम ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जैसे आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, आप कोई भी करियर में अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले आप उसकी पढ़ाई करते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप एक्टिंग के फील्ड को चुनना चाहते हैं तो यहाँ भी आप पूरी परिपक्व होकर ही जाएं या पढ़ाई करके ही जाएं। सिर्फ ये ना सोचें कि हाँ मैं अच्छी दिखती हूँ या मैं अच्छा दिखता हूँ या मैं अच्छा बोल सकता हूँ या मैं अच्छा एक्ट कर सकता हूँ तो मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अच्छे दिखते हैं और अच्छा बोल सकते हैं। मैम आपने, मैं इसमें थोड़ा जोड़ना चाहूँगी, क्या होता है ना, एक्टिंग में लोग क्या समझते हैं कि मॉडलिंग अलग चीज़ है, हाँ मॉडलिंग एक्टिंग अलग चीज़ है, डांस अलग चीज़ है। लोग एक्चुअल में जनरली इसको मिक्स कर देते हैं और एक्टिंग में लोग सोचते हैं कि खूबसूरत दिखने का मतलब एक्टिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्टिंग में तो आपको कैरेक्टर के हिसाब से दिखना पड़ता है ना, तो कभी आपको बदसूरत भी दिखना है, मतलब जो आपको तो कैरेक्टर की जो मांग है आपको उस हिसाब से दिखना है। जी। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसी मैं किसी को बताती हूँ कि मैं एक्टर हूँ तो सीधे से पहले तो लोग, क्योंकि मैं बहुत सिंपल रहती हूँ तो लोग पहले से देखते हैं कि वाकई है क्या, थोड़ा एक आध काम थोड़ा सा चेक करते हैं, उसके बाद काम गया एक तरफ, हमें दिला दो, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बुढ़ा है। तो लोग एक्टिंग को बहुत इजी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए जो हमने पहली बात बोली कि इसमें भी ट्रेंड होकर और वाकई सोच समझकर ही जाना अच्छी बात होगी। बिल्कुल, तो आपने भी जैसे बात की, हम कहते हैं कि जैसे बॉलीवुड में जाते हैं, आपने एक लंबे करियर की यहाँ पे बात की है कि आपको लगता है कि बॉलीवुड में करियर बहुत लंबा है, क्योंकि हमने देखा है जैसे बड़ी बड़ी अभिनेत्रियाँ भी रही हैं, एक टाइम के बाद वक्त ऐसा आता है कि आपको काम मिलना बंद हो जाता है या आपको ऐसे रोल मिलते हैं जिसको आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है कितना लंबा करियर है इसमें? क्या होता है ना, समय के हिसाब से जो अपने आप को ढाल लेता है उसके लिए लंबा है जी, क्योंकि आप वास्तविक जीवन में भी तो आप बच्चे होते हो, फिर टीनेज में आते हो, फिर युवा होते हो, फिर थोड़ा मैच्योर होते चले जाते हो। ये तो एक आगे बढ़ने के लिए ये सोच बहुत बेहतर है। जैसे मैम कह रही है कि आप जैसे हम बच्चे होते हैं फिर हम थोड़ा बड़े होते हैं, हम अगर इस चीज़ को समझें तो शायद करियर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि क्या है ना, एक्टिंग का मतलब लोग यही समझते हैं कि एक हीरो है एक हीरोइन है, मतलब जो जो लीड है, जो छोटे उम्र के लोग तो ऐसे ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना, हर कैरेक्टर की मांग है ना इंडस्ट्री में, तो लंबा कैरियर है। और मुझे तो लगता है जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है मेरे लिए तो ज़्यादा चांसेस और भी हैं और एक्सपीरियंस वाइज भी। और लेकिन मैम बहुत सकारात्मक है, जो मुझे आपसे बात करके जो महसूस हो रहा है, आप इतनी सकारात्मक है। क्योंकि कभी भी हम अगर बात करें, जैसे अगर हम मीडिया फील्ड की बात करें तो आपको पूछा जाएगा आप मीडिया में क्या करेंगे। अगर हम जो बच्चे आजकल मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं वो सीधे कहेंगे हम एंकर बनना चाहते हैं, कोई साइड का उन्हें कुछ नहीं पता। जैसे वैसे ही अगर फिल्म की अगर हम बात करें तो क्या बनना चाहते हैं, अगर लड़की होगी तो मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, लड़का होगा मैं तो फिल्म में हीरो बनना चाहता हूँ। तो हमारी जो सोच पर्टिकुलर हो गई है। तो आप बहुत सकारात्मक है कि आप इस बात को मानती हैं, जानती हैं कि हम अगर हमारी उम्र बढ़ रही है तो उस हिसाब से हमको रोल भी चेंज होते रहेंगे। इसीलिए शायद आपका करियर डे बाय डे और ज़्यादा निखरता जा रहा है। मैंने शुरुआत की और आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि जो चीज़ें मुझे पहले नहीं मिली थी और सोची होंगी कभी मैंने, वो सब चीज़ें मुझे मिली। लेकिन वो कैसे मिली, मैंने प्रयास किया। शुरुआत करना ही शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर उस पर आप ईमानदार रहना पड़ेगा, काम करो। बिल्कुल, मिलता तो बाद में है, पहले आपको ईमानदारी से उस पर शुरुआत करनी होगी। तो जब मैं श्रीनगर से मतलब मैंने पढ़ाई की, थिएटर से एमए किया और हॉस्टल में रहकर मैंने पढ़ाई की। सोचो, मतलब मैंने तो मतलब अर्ली 40s में जाकर मैंने एमए किया। तो इतना इंटरेस्टिंग था वो सफ़र, मैं कह नहीं सकती आपको। मतलब इतना, मतलब चौराहा से मैं मेन तक पैदल आती थी और वो सब बहुत ही अच्छा। तो शुरुआत में जिस दिन मैं अपना आई कार्ड लेने गई थी ना, तो वो मुझे कहता है, जो वहाँ क्लर्क बैठा हुआ था बंदा, वो कहता है कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, जिसका है उसको भेजो ना। तो मैंने कहा मैं ही तो हूँ। वो कहता है कि हैं आपको क्या आफत आ गई? मैंने कहा नहीं, मुझे ही आफत आई है भाई। तो जो डूबेगा, समझ रहे ना आप, तो उसे ही तो पता चलेगा कि कितनी गहराई है और वो तैरेगा। हाँ, वो तैरना भी सीखेगा। हाँ, और तैयारी से जाएगा तो तैरेगा भी, ऐसा नहीं। लेकिन किनारे ही बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कितना पानी गहरा है, तो फिर नहीं। ट्रेंड होकर दूसरे को देखते हैं कि वो डूब रहा है या वो तैर पा रहा है। और एक चीज़ और है, जर्नी सबकी अलग होती है, लेकिन मैंने इतना देखा है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। और ईमानदार मेहनत जो होती है ना, वो बिल्कुल आपको फल देती है। क्योंकि मैं अपना उदाहरण इसलिए बोलूँगी कि मैंने वाकई लेट से ही शुरुआत हुई मेरी। और जब मैं थिएटर से मैंने शुरुआत की थी, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं बॉम्बे जाऊँगी। समझ रहे हैं आप,
सपना था मेरा बचपन से, लेकिन मैं अभी थिएटर कर रही हूँ तो मैं मुंबई जाऊँगी ऐसा नहीं था मेरा। धीरे धीरे हमने NSD के यहाँ वर्कशॉप्स हुई, कितने सारे हमारी जो क्वेश्चंस थे, ग्रंथियाँ थी, वो मतलब सही हुई। फिर वो करते 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 रास्ता अपने आप ही बन गया ना, हमने कंटिन्यूटी रखी उसमें। और अभी भी लोग क्या होता है कि थोड़ा करते फिर डर जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो आप जूझोगे तो रास्ता बनेगा, और आप अगर अपने काम में ईमानदार हो, मुझे पता है कि मुझे मेरा काम आता है जी, तो फिर शायद वो कोई रोक नहीं सकता आपको। जी मैम, इंडस्ट्री में जैसे हर एक आर्टिस्ट की वो होती है कि मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है। ऐसे कौन से डायरेक्टर जिनके साथ आप काम कर चुकी हैं और आपको लगता है कि मैं इनके साथ मुझे काम करना है? देखो, आपने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा मुझसे, क्योंकि मैं जब इस मीडियम के प्रति मैं अट्रैक्ट हुई थी बचपन में, मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं पढ़ती थी तो फिल्मी कलियाँ वगैरह, तो और उसी समय पैरेलल सिनेमा का दौर आया जी। तो पार, मंथन, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब अर्ध सत्य, अर्थ, तो ये फिल्मों ने मुझे बहुत अंदर से बहुत प्रेरणा दी। और मुझे लगा कि ये तो बहुत सशक्त मीडियम है अपनी बात को कहने का। स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, ओमपुरी, नसीरुद्दीन, ये सब मेरे फेवरेट कलाकार हुए। तो तब मुझे मन में था कि मुझे भी इस फील्ड में कुछ करना है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं कि एक्टर ही बनूं, मतलब किसी भी रूप में मैं इससे जुड़ूं। और श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, ये सब मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर उस समय के, वी शांताराम। फिर अभी संजय लीला भंसाली की मेरे को वो सारी मूवीज सारी तो है, लेकिन मुझे ब्लैक सबसे पसंद आई, क्योंकि बहुत ही- ब्लैक के डायलॉग मैं बताती हूँ आपको। ब्लैक का एक डायलॉग था, रानी मुखर्जी ने मतलब बोला, आपको पता है तो आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल एक्टिंग के इसलिए साथ बता सुना के रही हूँ दिखाइए। कि वो मेरे जीवन से, मैंने उससे बहुत प्रेरणा ली। जी। उसने कहा कि ग्रेजुएट, मतलब ब्लाइंड थी ना, तो वो हाँ तो जी, सब हाँ, वो बहुत blind, मतलब हाँ, उसको तो, लेकिन उसने ग्रेजुएशन की। उसने कहा कि भले ही मुझे उतना टाइम लगा, बट आई डिड इट। तो वही मैंने अपने आप को देखा कि क्या हुआ, तो उम्र तो एक ही बार आती है ना, और जो चला गया उसको कौन वापस लेके आता है। तो मतलब फिल्में हमें इतना आंदोलित कर देती है, तो अगर हम अच्छी, इसीलिए अच्छी फिल्में भी बननी चाहिए, मतलब मैं ये बोलती हूँ अच्छी फिल्में, तथ्यों पे क्योंकि आधारित फिल्में जिस तरह आजकल बन रही दूरदर्शन, हैं। हम जो बड़े हुए दूरदर्शन या फिर फिल्में देखकर ही बड़े हुए, तो दोनों में ही बहुत सकारात्मक, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं दूरदर्शन में। आपका कब तक पुकारूं, कहाँ गए वो लोग, भारत की छाप, भारत एक खोज, तो ये कितना प्रेरणा देते थे आपको कि मतलब कुछ देश के लिए कुछ करना चाहिए हमें। जी। तो मतलब फिर मेरी मुलाकात हुई श्याम बेनेगल जी से। मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी, मतलब जो बोलो कि आप ही तो हमारे आदर्शों की पहुंच पाई। मैं अभी देखो मेरे पास अभी उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, वो अलग बात है, पर जितने डायरेक्टरों के साथ काम किया अच्छे ही डायरेक्टर मिले। आपको क्या लगता है, तो मतलब वही अभी आपका सपना किस डायरेक्टर के साथ काम करने का है? उनके साथ आप कोई बातचीत चल रही है या फिर है कि हाँ, बातचीत तो खैर मेरी बहुत सारे डायरेक्टर, लेकिन जब तक वो अपनी फील्ड में, क्या होता है ना, जब तक वो आ ना जाए। कितनी फिल्में मेरे साथ क्या हुआ है कि PM मोदी में मेरे को ममता बनर्जी का कैरेक्टर मिला जी। मैं देहरादून ही आकर शूट किया, और ये भी एक बड़ा कॉन्सिडेंस था कि एक टाइम पे जब हम कॉलेज में थे, तो एक दिन हमने ना ऐसी शूटिंग खेली थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरी बहुत सारी अलग अलग, तो FRI के बिल्डिंग में, और इतिहास दोहराता है, मतलब 2019 में मैं यहाँ आकर, मतलब वो ममता बनर्जी का कैरेक्टर मैंने शूट किया। लेकिन मेरा ये वो रहा, मतलब दुर्भाग्य बोलो कि वो फिल्म उन्होंने आधे में ही ख़त्म कर दी, वो पर्दे पर वो सीन आ नहीं पाया। आता तो उससे मेरे को जाहिर है और बेनिफिट मिलती थी। तो ऐसी कई बार लॉकडाउन की वजह से एक आध फिल्में, बहुत अच्छी वाली फिल्में थी, वो हाथ से चली गई। मैम हाँ, जैसे आपने कहा वो जो एक कैरेक्टर वो आ नहीं पाया परिचिता, कभी ऐसा होता है कि जैसे आपके यहाँ शूट तो बहुत लंबा किया लेकिन काट छाट में वो आपका जो कैरेक्टर होता है वो उतना निखर के नहीं आ पाता, तब कितना? हाँ, ऐसा कभी कभी हुआ है, तो दुख तो होता ही है। आर्टिस्ट तो पैसे के लिए नहीं गया ना, मेन तो काम के लिए ही गया कि मेरी पहचान होनी चाहिए, और मैं एक्टर हूँ, मैं वर्सेटाइल ही काम करना चाहती हूँ, मैं हर प्रकार की भूमिका मुझे मिले। तो ऐसा मेरे को रईस फिल्म में मोहल्ला वुमन का कैरेक्टर मिला था, और 2 दिन हमने शाहरुख खान के ही साथ शूट किया, तो वहाँ थोड़ा मतलब अच्छा था सब कुछ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, तो फिर भी अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैम कोई आपका ऐसा डायलॉग या कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें आपको लगा हो कि मतलब ये मैं खुद अपने आप को जी रही हूँ, कोई ऐसा कैरेक्टर रहा आपका? हाँ, जो आपके दिल के बहुत करीब है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, अभी तो आने बाकी हैं एक्चुअल में, देखा जाए तो देखिए आपकी जर्नी भगवान करे बहुत आगे तक जाए, जिस तरह आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं आप बहुत आगे जाएंगी। लेकिन अभी कोई कैरेक्टर जो आपके दिल से? सबसे पहले तो खैर मैंने जो डोडियाल किया था, मैं सही बताऊं, वो मेरे बहुत अच्छा करीब था। उसके अलावा जोधा अकबर में मेरे को अच्छा कैरेक्टर मिला था,
वो भी बहुत मेरे दिल के करीब था। कोई ऐसा डायलॉग जो आपका बहुत फेमस हो, आप हमारे दर्शकों को जरा वो एक्ट करके दिखाएं। इस तरीके से तो थोड़ा, मैं अकबर और जोधा जो हैं और रुकैया, उनको डांट डांट के काम कराती थी ना कि तेरी बीवी को तो काम करना बिल्कुल नहीं आता, खाना बनाना ही नहीं आता। तो वो सुरजन, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो अकबर है, तो मैं उसको डांट डांट के काम कराती हूँ। उस समय एक्चुअली में क्या होता है ना, अपनी फील्ड में हम रोज नए नए कैरेक्टर में इतना डूब जाते हैं कि कई बार हम पुराना भूलना ही पड़ता है हमें। जी हाँ, ऐसा आपको नए कैरेक्टर में क्योंकि आपको ढलना है, इसलिए आपको पुराने को पीछे छोड़ना पड़ता है। क्योंकि एक चीज है थिएटर में हमने सीखा था और उसको अभी लागू करती हूँ कि मतलब लर्न फास्ट अनलर्न फास्ट। जी, तो आपको जल्दी से सीखना है, लेकिन अभी वो सीखा अगर डायरेक्टर बोल दे नहीं 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 ये नहीं, तो आपको अनलर्न करना पड़ेगा, तुरंत आपको दूसरे में जाना पड़ेगा। तो अभी इतने, मतलब मैंने अब तक इतने सारे, भले ही पर्दे पे तो काम किए ही है, और मैं बहुत भाग्यशाली रही कि मेरे को फिल्म, शॉर्ट फिल्म, हाँ इम्तियाज़ अली सर के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, शॉर्ट फिल्म की उनके साथ। तो फिल्म, शॉर्ट फिल्म, रियलिटी शोज़, आपका सीरियल्स, एपिसोडिक्स, मतलब हर मीडिया में, हर प्लेटफॉर्म में यहाँ पे काम किया है मैं। हाँ, और एक जरूर बताना चाहूँगी कि जिनका मैंने जिक्र किया था, नसीरुद्दीन शाह, और ये मेरे फेवरेट कलाकार थे गिरीश कर्नाड वगैरह। तो पृथ्वी, क्योंकि मैंने थिएटर नहीं छोड़ा, मैं यहाँ से गई तो मुंबई में भी मैंने बहुत सारे ग्रुप्स के साथ थिएटर किया। तो जाकिर हुसैन सर के साथ मैं यहाँ एक ऐड कर चुकी थी, जो बड़े कलाकार हैं, तो उनके साथ मैंने थिएटर वहाँ पे भी शुरू किया, और लोगों के साथ भी किया। तो जो है पृथ्वी फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पर बोर्ड में जब बहुत सारे ग्रुप्स कर रहे थे उसमें, तो उसमें जो है नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी नहीं, नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, मानव कौर, नादिरा बब्बर, ओम कटारे, ऐसे मतलब सबके नाम के नीचे बबीता आनंद नाम भी था। तो बहुत प्राउड फील होगा। हाँ, मतलब वो तो मेरे लिए समझ सकते हैं। हाँ, वो हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे उत्तराखंड की बेटी जाती है मुंबई में और इतनी फिल्मों में काम करती हैं और वहाँ पर अपना नाम इतना बड़ा करती है, क्योंकि अगर उत्तराखंड से कोई जाता है तो फेमस उत्तराखंड ही होता है ना। और आपने हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतने सारे अपने अनुभव साझा करने के लिए। तो दर्शकों, ये हमारे साथ बबीता आनंद जी थी, जो एक अभिनेत्री हैं, ये गायककार भी हैं, शास्त्रीय संगीत भी इन्होंने सीखा है। इन्होंने हमें बताया कि कभी भी आप शॉर्टकट में ना जाएं। अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ में काम करना चाहते हैं या आप एक्टिंग करियर को चुनना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट ना अपनाएं। जिस तरह आप पढ़ाई करते हैं हर फील्ड में जाने के लिए, वहाँ सफलता हासिल करने के लिए, एक मुकाम पाने के लिए, तो वहाँ भी वैसे ही अगर आप इस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि अगर आप तैयारी के साथ नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ज़रूर होगी। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको इस फील्ड में अपने पैर जमाने हैं और बहुत आगे तक जाना है तो आपको पूरी तैयारी के साथ ही आना पड़ेगा। नमस्कार।